उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज अपन फिर से उसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे वही पुराना पैटर्न, जेट, आईसीआर, एम्स, इसके अलावा पीएमटी के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मेरा सोल्व कराने का तरीका वही रहेगा। मैं हमेशा आपके लिए 15 से 20 क्वेश्चन लाता हूं और उन क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनका भी मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। हमें पता है कि इन सॉल्यूशन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो मैं मेरा लेक्चर शुरू करने से पहले एक सभी स्टूडेंट्स को एक पर्सनल सी सलाह दूंगा कि जो भी बंदा मेरी क्लास ले रहा है वो सबसे पहले एक चीज़ को याद कर ले, कंसेप्ट पर ध्यान देना। मेरी क्लास का स्ट्रॉन्ग जोन है, जिसका कंसेप्ट क्लियर है, सब यूनिवर्सिटीज उसके हाथ में है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, मेरी क्लास में आने से पहले कंसेप्ट पर ध्यान दें, क्योंकि रटाफिकेशन पे मैं कभी भी भरोसा नहीं करता हूँ और नहीं मेरे स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप रट के पास हो, क्योंकि हमें नंबर नहीं लाना है, हमें सिलेक्शन देना है। नॉट एज ए परसेंटेज, ओनली हमें सिलेक्शन देना है। करेस करना और नंबर लाने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन, जंतुओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन आया है जंतुओं में प्रचुर मात्रा में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताइए। 4 ऑप्शन है, कोलेजन, कीरेटिन, लाइपेज और पेप्सिन। तो याद रखना, जंतुओं में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या होगा? कोलेजन। याद रखना, जंतुओं में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होगा? कोलेजन। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। अब बात आती है कि कोलेजन का काम क्या होता है। याद रखना, कोलेजन का काम होगा जोड़ना। कोलेजन नामक प्रोटीन का मुख्य काम होगा जोड़ना। या क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी प्रोटीन का नाम बताइए जो मानव शरीर में हस्तियों को जोड़ने का काम करती है। कोलेजन। याद रखना, अस्थि को जोड़ने में, अस्थियां जोड़ने में कोलेजन नामक प्रोटीन का उपयोग होता है। इसके अलावा मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होगा? याद रखना, कोलेजन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले आपको कि बाल व नाखून, बाल व नाखून में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होगी? याद रखना, बाल व नाखून में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होगी? कीरेटिन प्रोटीन, जो हमारे बाल और नाखूनों में प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन यूं भी पूछ लेता है कि बाल व नाखून कौन सी प्रोटीन के द्वारा बने हुए होते हैं? याद रखना, कीरेटिन नामक प्रोटीन के द्वारा बाल व नाखून बने हुए होते हैं। क्वेश्चन आ गया, लाइपेज क्या होता है? याद रखना, लाइपेज एक प्रकार की
वसा होती है। याद रखना, लाइपेज एक प्रकार की वसा होती है। क्वेश्चन पूछ ले कि इन चारों में से प्रोटीन नहीं है, तो कोलेजन भी प्रोटीन है, केराटिन भी प्रोटीन है, पेप्सिन भी प्रोटीन है, लेकिन लाइपेज प्रोटीन नहीं है। याद रखना, इन चारों में से कौन सी प्रोटीन नहीं है। याद रखना, लाइपेज प्रोटीन नहीं होगा, यह एक प्रकार की वसा होगी। ठीक है, बात करें अपन पेप्सिन की। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। याद रखना, पेप्सिन एक प्रकार की एंजाइम होती है। ठीक है, और सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। याद रखना, जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन। ठीक है, बात आती है कि पेप्सिन नामक एंजाइम मानव शरीर में कहां पर पाया जाएगा? याद रखना, उदर में। मानव के उदर में पेप्सिन नामक एंजाइम या प्रोटीन पाई जाएगी। दोबारा बता देता हूं, जंतुओं में प्रचुर मात्रा में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होगी? कोलेजन। दूसरा है कि ऐसे प्रोटीन का नाम बताइए जो अस्थियों को जोड़ने का काम करती है। याद रखना, कोलेजन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले कि मानव के बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन होगी? याद रखना, केराटिन नामक प्रोटीन बाल और नाखूनों में होगी। बात आ जाए कि पेप्सिन क्या है। पहली बात, पेप्सिन एंजाइम है। ठीक है, जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होती है? प्रोटीन। वेरी गुड। बात आ जाए कि पेप्सिन नामक एंजाइम या प्रोटीन कहां पाई जाएगी? मानव के उदर में। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले कि इन चारों में से प्रोटीन नहीं है। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन कि इन चारों में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। याद रखना, लाइपेज प्रोटीन नहीं है, लाइपेज एक वसा है। ठीक है, यह क्वेश्चन उम्मीद करूंगा आपका क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे अपन इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यह आया है इकोलॉजी में से। क्वेश्चन नंबर 2, जब दो जातियां आपस में प्रतिक्रिया करती है तो एक जाति को तो क्या हुआ? नुकसान, और दूसरी जाति को कोई फर्क नहीं पड़ा। मान लो ए और बी दो जातियां हैं, दोनों जातियां लड़ रही है। ए को तो क्या होगा? नुकसान, और बी को न तो नुकसान हुआ और न फायदा हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो याद रखना, असहभोजिता का मतलब होता है कि एक जाति को तो नुकसान हो गया और दूसरी जाति को न तो फायदा हुआ और न ही नुकसान हुआ। कहने का मतलब है कि दो जातियों जब आपस में रिएक्शन करी तो एक जाति को तो नुकसान हो गया और दूसरी जाति को ना तो नुकसान हुआ और ना ही फायदा हुआ, वो तो अप्रभावी रही। इसीलिए इस प्रक्रिया को असहभोजिता कहते हैं। ठीक है, बात आती है कि प्रतिस्पर्धा क्या होती है, बता देता हूं। यहां प्लस का मतलब है फायदा,
माइनस का मतलब है नुकसान, याद रखना। प्लस का मतलब है फायदा और माइनस का मतलब है नुकसान। ठीक है, जब दो आदमी, मान लीजिए अपने में ले लीजिए, जब दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं ना तो उन दोनों को ही चोट लगती है और दोनों को क्या होता है, नुकसान, क्योंकि दोनों ही भोजन के लिए लड़ते हैं और दोनों जब आपस में लड़ेंगे तो उनमें क्या होगा, झगड़ा होगा, उनके दोनों को ही चोट लगेगी, तो दोनों का क्या हुआ, नुकसान। तो प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, दोनों का नुकसान। याद रखना, प्रतिस्पर्धा में दोनों का नुकसान होगा, असहभोजिता में एक का तो नुकसान और दूसरे का न तो नुकसान न फायदा। ठीक है, बात आती है परभक्षण में क्या होता है। परभक्षण में क्या होता है कि एक को तो होता फायदा और दूसरे को होगा नुकसान। याद रखना, परभक्षण का मतलब एक को फायदा और दूसरे को नुकसान। परभक्षण उसे बोलते हैं जिसमें एक जाति तो फायदा करेगी और दूसरी जाति का क्या होगा, नुकसान। ठीक है, बात करते हैं सहभोजिता क्या होती है। सहभोजिता में क्या होता है कि एक जाति का तो क्या होगा, फायदा और दूसरी जाति का क्या होगा, नुकसान। नुकसान को अपन जीरो से, सॉरी माफ करना, अप्रभावी को अपन जीरो से दर्शाते हैं। तो एक जाति का तो क्या हुआ, फायदा और दूसरी जाति का क्या हुआ, नुकसान। इसमें क्या हो रहा था, एक जाति का नुकसान, दूसरी जाति अप्रभावित। याद रखना, दोबारा बता देता हूं, प्रतिस्पर्धा क्या हुआ, दोनों को नुकसान। सहभोजिता, एक को तो क्या हुआ, फायदा, दूसरे को न तो फायदा न नुकसान। बात करें परभक्षण, एक को फायदा हुआ दूसरे को नुकसान हुआ। उदाहरण देके बताता हूं, मान लीजिए कोई प्लांट है, उस पर कोई परजीवी आ गया, परजीवी उस प्लांट को खाया तो प्लांट को तो नुकसान हुआ, लेकिन परजीवी को क्या हुआ, फायदा, क्योंकि वो उसका भक्षण कर रहा है। ठीक है, असहभोजिता में एक को नुकसान हुआ, दूसरे को न तो फायदा हुआ और न ही नुकसान हुआ। ठीक है, ये हो गया अपन क्वेश्चन नंबर 2। अब पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3। अब पढ़ेंगे अपन रोग से संबंधित क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। प्लांट की बात कर रहे हैं। नींबू में सिट्रस नामक रोग होता है। सबसे पहला, नींबू में रोग कौन सा होता है, याद रखना, नींबू में सिट्रस नामक रोग किसके द्वारा होगा। 4 ऑप्शन है, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक या वायरस के द्वारा। याद रखना, नींबू में सिट्रस नामक रोग जीवाणुओं के द्वारा होगा। याद रखना कि जीवाणुओं के द्वारा नींबू में सिट्रस नामक रोग होगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आएगा कि नींबू में सिट्रस नामक बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होगी। ठीक है, हो गया। अब बात आती है कि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति होती है या नहीं होती है। होती है, और किसके द्वारा बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड द्वारा। म्यूकोपेप्टाइड द्वारा बनी होती है। एक बात और याद रखना, जीवाणु सब जगह पाए जाते हैं जहां पर जीवन संभव होता है। ठीक है, याद रखना, जीवाणु सब जगह पाए जाते हैं
जहां जीवन संभव होता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, अब बात आती है माइकोप्लाज्मा क्या होता है। यह आंसर है माइकोप्लाज्मा क्या होगा, इसके बारे में बता देता हूं। क्वेश्चन आता है कि बैंगन का लघु पर्णी रोग किसके द्वारा होगा। याद रखना, माइकोप्लाज्मा के द्वारा बैंगन का लघु पर्ण नामक बीमारी माइकोप्लाज्मा के द्वारा होगी। ठीक है, याद रखना, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होगी। याद रखना, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, याद रखना, ये इसके बहुत सारे रूप भी होते हैं। इसे बहुरूपी भी बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है ये भी बताऊंगा, इससे पहले बता देता हूं। इसे पादप जगत का जोखर भी कहते हैं। इसे जोखर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा मल वाहित सड़े गले पदार्थों में माइकोप्लाज्मा पाई जाती है। याद रखना, माइकोप्लाज्मा की कमी से बैंगन की जो पत्तियां है वो छोटी रह जाती है। इसमें बैंगन का लघु पर्णी रोग होगा। माइकोप्लाज्मा को जोखर के नाम से भी जाना जाता है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। अब आ गया वायरस विषाणु। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा रोग वायरस के द्वारा होगा, या मुख्य वायरस का नाम बताइए, या एक वायरस बताइए जो मेजर होता है। याद रखना, तंबाकू मोजेक वायरस, जिसे टीएमवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, बहुत सी बीमारियां होती है। इसमें एक आपको बताता हूं, लीफ कर्लिंग। याद रखना, विषाणु टीएमवी एक वायरस है, लीफ कर्लिंग नामक बीमारी होती है। और विषाणु कौन सी भाषा का शब्द है, याद रखना, विषाणु लैटिन भाषा का शब्द है। याद रखना, विषाणु लैटिन भाषा का शब्द है। पूछ ले कि वायरस शब्द किस वैज्ञानिक ने दी थी, या विषाणुओं की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था। याद रखना, इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। याद रखना, विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी। बता देता हूं, एक बात और बताता हूं, विषाणु में से सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। याद रखना, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है वायरस। सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी वायरस होता है। ठीक है, वायरस क्रिस्टलीय भी होता है, और वायरस को अपन कम टेम्परेचर पर खत्म भी नहीं कर सकते, वो भी आगे बताऊंगा। इतना याद रखिए आप। कवक, बात आती है कवक के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। आलू में अंगमारी और याद रखना, आलू में फचेती अंगमारी और अगेती अंगमारी।
याद रखना आलू में अंगमारी, दो होती है अंगमारी, अगेती और फचेती। याद रखना आलू में अगेती और फचेती अंगमारी नामक बीमारी कवक के द्वारा होगी। इसके अलावा बाजरे में हरित बाली रोग, हरित बाली नामक बीमारी बाजरे में कवक के द्वारा होगी। इसके अलावा सरसों का सफेद कीट, सरसों का सफेद कीट, यह बीमारी भी कवकों के द्वारा होगी। दोबारा बता देता हूं, नींबू में सिट्रस नामक रोग जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसके अलावा बैंगन का लघु पर्णी रोग किसके द्वारा होगा? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी। पादप जगत का जोखर किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा कहाँ पाया जाएगा? वाहित मल सड़े गले पदार्थों में पाया जाएगा। विषाणु कौन सा है? टीएमवी एक मुख्य वायरस होता है। टीएमवी की कमी से लीफ कर्लिंग डिजीज होती है। माफ करना, विषाणु कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। विषाणु को सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। आलू में अगेती और फचेती अंगमारी, सरसों का सफेद कीट बीमारी और बाजरे का हरित बाली रोग किसके द्वारा होगा? कवक के द्वारा होगा। याद रखना, कवक का शाब्दिक अर्थ छत्रक या कुकुरमुता, कुकरमता। याद रखना, छत्रक या कुकुरमुता इसका वैज्ञानिक माफ करना, इसका नॉर्मल नाम होता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन है आपके बायोटेक्नोलॉजी में से। ठीक है, पहला, पुनर्योगज की जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है। याद रखना, पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है? डीएनए खंडों को तोड़ना, फिर जोड़ना, फिर तोड़ना, फिर जोड़ना। यह काम कौन सा एंजाइम करेगा? लाइगेज, न्यूक्लियस, पॉलीमरेज थर्ड। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो याद रखना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम होता है काटना विशेष खंडों से, विशेष भाग से डीएनए को। याद रखना, डीएनए को विशेष भागों से काटने वाला एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होती है। इस कारण रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है। याद रखना, डीएनए खंड को विशेष स्थान से काटने का काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करेगी, इसलिए इसको आणविक कैंची बोला जाता है। बात आती है डीएनए खंडों को जोड़ता है। डीएनए खंडों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? याद रखना, जो लाइगेज होता है
वो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस। ये क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड का अपघटन। याद रखना, न्यूक्लिक एसिड का अपघटन कौन करेगा? न्यूक्लियस नामक एंजाइम न्यूक्लिक एसिड का अपघटन करेगा। ठीक है। पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा? 5 से 3 डायरेक्शन में आरएनए का संश्लेषण करेगा। ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अधिक तापमान सहन करने वाले जीवों को कहते हैं। क्वेश्चन आएगा अधिकतर तापमान सहन करने वाले जीवों का नाम। 4 ऑप्शन है, परतुतापी, तनुतापी, समतापी या सभी। याद रखना, वे जीव जो अधिकतर तापमान को सहन करते हैं उन जीवों को परतुतापी कहते हैं। परतुतापी वो जीव होते हैं जो ज्यादातर या अधिक तापमान को सहन करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि वे जीव जो बहुत कम तापमान पर जीवित रह पाते हैं। कम तापमान, वे जीव जो कम तापमान को सहन कर पाते हैं उन जीवों को तनुतापी कहा जाता है। और जो एक समान तापमान पर होंगे उन्हें बोलेंगे अपन समतापी। एक समान टेम्परेचर पर होंगे उनको बोला जाएगा समतापी। जो जीव उच्च तापमान पर होंगे उनको परतुतापी, जो जीव निम्न तापमान पर होंगे उन्हें तनुतापी, और जो जीव समान तापमान पर होंगे उन्हें समतापी। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब आया है क्वेश्चन नंबर 6। यह आया है एनिमल में से। याद रखना, ऐसा कौन सा जंतु है जिसके शरीर में आभासी देहगुआ पाई जाएगी? ऐसा जंतु जिसके शरीर में आभासी देहगुआ पाई जाती है। याद रखना, 4 ऑप्शन आएंगे, नेरिस, एस्केरिस, टीनिया या सभी। याद रखना, एस्केरिस के शरीर में आभासी देहगुआ पाई जाती है। याद रखना, एस्केरिस नामक जंतु के शरीर में आभासी देहगुआ पाई जाती है। आभासी का मतलब होता है प्रतीत होना, आभास होना। याद रखना, एस्केरिस एक ऐसा जंतु होता है जिसके शरीर में आभासी देहगुआ पाई जाती है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 7 एक बात फिर बता देता हूं, जैव विकास सभी ने पढ़ा होगा। जैव विकास में एक प्रयोग किया था मिलर नामक वैज्ञानिक ने। तो मिलर नामक वैज्ञानिक ने एक फ्लास्क पर प्रयोग किया था। तो यह पूछ रहा है कि जो मिलर ने फ्लास्क में जो प्रयोग किया था उस प्रयोग में कौन सा तत्व नहीं था?
याद रखना, वो पूछ रहा है कि कौन सा तत्व उसमें उपस्थित नहीं था। CFC थोड़ा आउट ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ठीक है। क्वेश्चन है मिलर के प्रयोग में फ्लास्क में कौन सा तत्व अनुपस्थित था? मीथेन, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोइड या अमोनिया। इन चारों में से ऐसा कौन सा तत्व है जो मिलर के प्रयोग में उपस्थित नहीं था? याद रखना, न्यूक्लियोइड एक ऐसा तत्व है जो मिलर के प्रयोग में फ्लास्क में उपस्थित नहीं था। याद रखना, मिलर के प्रयोग में न्यूक्लियोइड एक ऐसा तत्व था जो उसमें उपस्थित नहीं था। क्वेश्चन आ जाता है कि मीथेन की मात्रा कितनी परसेंटेज होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? याद रखना, मीथेन की मात्रा, सॉरी वो मीथेन होता है, वो आगे आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिए, मिलर के प्रयोग में न्यूक्लियोइड नामक तत्व उपस्थित नहीं था। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, वह क्रिया जिससे चूषण बल बनाकर रसारोहण करना है, ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा चूषण बल बनाकर रसारोहण करना चाहते हैं? याद रखना, वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा चूषण बल बनाकर रसारोहण की क्रिया होगी। याद रखना, वाष्पोत्सर्जन को मापने वाला यंत्र, याद रखना, पोटोमीटर, पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन को मापने वाला यंत्र होगा। ऐसा भाग जिसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, जड़, जड़ में वाष्पोत्सर्जन एब्सेंट। याद रखना, जड़ में वाष्पोत्सर्जन एब्सेंट होगा। और वाष्पोत्सर्जन प्लांट के कौन से भाग करेंगे? याद रखना, वाष्पोत्सर्जन वायवीय भागों में होंगे। याद रखना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्लांट के वायवीय भागों में होंगे। जो भाग प्लांट के वायु के संपर्क में होंगे या प्रकाश से संपर्क में होंगे, उनमें ही वाष्पोत्सर्जन होगा। डेफिनेशन बता देता हूं, प्लांट के वायवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। याद रखना, तनाव, तनाव पत्ती इनके द्वारा मुख्यतः होगा। अब बात आती है कि विसरण क्या होता है। सबसे पहले विसरण क्या होता है? विसरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। वेरी गुड, ठीक है, यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। गैस, द्रव्य, ठोस, इन तीनों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्थानांतरण विसरण कहलाता है। जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां विसरण ज्यादा, इसीलिए गर्म सब्जियों में खुशबू आती है।
क्वेश्चन पूछ ले कि गरम गरम सब्जी से खुशबू आने का क्या कारण होता है, वो विसरण के कारण होता है। मान लीजिए अपने गृह में फ्रिज होता है, उस फ्रिज से हम कोई चीज निकालते हैं, क्या उस चीज में खुशबू आती है? नहीं आती है। लेकिन गरम सब्जी बनाते हैं तो उसमें हमें खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, वो विसरण के द्वारा होगी। ठीक है, विसरण की प्रक्रिया एक धीमी प्रक्रिया होगी। याद रखना, विसरण एक धीमी प्रक्रिया होगी। ठीक है, बात आती है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? मीजोफाइल में। मीजोफाइल में याद रखना, मीजोफाइल किस में पाई जाती है? पत्ती में। और यहां पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। याद रखना, प्लांट में प्रकाश संश्लेषण कहां पर होगा? पत्ती में होगा। याद रखना, पत्ती के कौन से भाग में? पत्ती के मीजोफिल में होगा। याद रखना, चूषण बल बनाकर रसारोहण करता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है फोटोमीटर के द्वारा। ऐसा कौन सा भाग है जिसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा? जड़ में। और वाष्पोत्सर्जन कहाँ होगा? वायवीय भाग, तना और पत्ती में। विसरण निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, ये धीमी प्रक्रिया होती है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण पत्तियों की मीजोफिल में होगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, घुमाने वाला क्वेश्चन है। याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? लिख देता हूं, इसका काम होता है तेल, वसा और कार्बोहाइड्रेट। इसका क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण। किसी भी प्लांट में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का संश्लेषण कौन करता है? याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट नामक वर्णक तेल, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का किसी भी प्लांट में संग्रहण करने का काम करता है। यह तो हुआ ल्यूकोप्लास्ट का काम। ठीक है, ये तो है अपने क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 10। याद रखना, राजस्थान में उपस्थित वन, इन चारों में से बताना है कि राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाएंगे। 4 ऑप्शन है, शुष्क वन, डेल्टा वन, सदाबहार या मानसून। याद रखना, राजस्थान में शुष्क वन पाए जाएंगे। राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? याद रखना, राजस्थान में शुष्क वन पाए जाएंगे। ठीक है, बात आती है कि डेल्टा वनों में क्या होता है। याद रखना, डेल्टा वनों में मैंग्रोव व इसके अलावा सुंदरी, ये 2 प्रकार के वन भी किसमें पाए जाएंगे? डेल्टा क्षेत्र में। सदाबहार की बात करें, जिनमें
हमेशा पत्तियां रहती है, बोले तो साल भर पत्तियां रहेगी। याद रखना, इनमें पूरी साल पत्तियां रहेगी, साल भर पत्तियां रहेगी। बात करें सदाबहार कौन कौन से वन होते हैं, तो कोकोनट व पाइन। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सदाबहार होते हैं। मानसून, जो मानसून के हिसाब से, मौसम के हिसाब से होते हैं, जिनमें अलग अलग मानसून आता है। याद रखना, राजस्थान में किस प्रकार के वन क्षेत्र होंगे, याद रखना शुष्क वन राजस्थान में पाए जाएंगे। सदाबहार वन जिनमें हमेशा पत्तियां उपस्थित रहेगी। ठीक है, कोकोनट और पाइन। डेल्टा वनों में सुंदरी और मैंग्रोव प्लांट्स पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने से पहले एक छोटी सी शायरी हो जाए, बता देता हूं। ना कोई संघर्ष, ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने का। ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने का। जब आग लगी हो सीने में, तो बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं। याद रखना, जिस व्यक्ति के शरीर में यदि आग लगी हुई है कि मुझे ऐसा काम करना है, तो उस बंदे के सामने चाहे से कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, वो बंदा अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। बिना समस्या आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। यू नॉट ए मिस्टेक, यू आर नॉट मेक ए परफेक्ट मैन। आप जब तक परफेक्ट नहीं हो सकते, जब तक आपके पास समस्या नहीं आएगी। समस्या का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितनी ज़्यादा समस्या झेलोगे, उतनी ही बड़ी कामयाबी हासिल करोगे। याद रखना मेरी बात, ये छोटा सा मोटिवेशनल था। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। 4 कुल दे रखे हैं, इनमें से मोटा अनाज वाला कुल होगा। क्वेश्चन है मोटा अनाज का कुल होगा। 4 ऑप्शन आएंगे, याद रखना। फेबेसी, पोएसी, सोलेनेसी या ब्रेसिकेसी। याद रखना, मोटे कुल के जो मक्का होता है उसका कुल कौन सा होगा, याद रखना पोएसी। गुड। पोएसी एक ऐसा कुल होगा जिसमें मोटा अनाज पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट आंसर। अब बात आती है कि पोएसी कुल का अन्य नाम क्या होता है। याद रखना, पोएसी कुल का अन्य नाम ग्रेमेनी होता है। ग्रेमेनी, ग्रेमेनी इसका अन्य नाम होगा। ग्रेमेनी कुल में कौन सी फसलें आती है, धान्य फसल, धान, मक्का और गेहूं। याद रखना, धान, मक्का और इसके अलावा गेहूं, ये तीनों कौन से कुल में आएगी, पोएसी कुल में आती है। याद रखना, धान, मक्का और गेहूं, ये तीनों पोएसी कुल में आएगी। पोएसी कुल का अन्य नाम ग्रेमिनी होता है। बात आती है फेबेसी कुल में क्या क्या आता है। याद रखना,
लेग्यूमिनेसी जितने भी होते हैं वो सारे किस कुल में आएंगे? कौन से कुल में आएगी? फेबेसी कुल में। याद रखना, सब्जी वाले जितने भी पादप होते हैं, जितने भी सब्जी वाले पादप होते हैं या सब्जियां, जितनी भी सब्जियां वाले या जितनी भी सब्जियां होती है वो कौन से कुल में आएगी? वो आएगी सोलेनेसी कुल में। ज्यादातर कौन कौन सा? जैसे आलू और टमाटर, ये कौन से कुल में आती है? याद रखना, यह सोलेनेसी कुल में आएगी। अगला ऑप्शन आता है ब्रेसी खेसी। याद रखना बच्चों, ब्रेसी खेसी का अदर नाम होता है कुर्सी फेरी। कुर्सी फेरी, इसका सीधा उदाहरण होगा सरसों। याद रखना, इसका डायरेक्ट आंसर होगा सरसों। मोटा अनाज ग्रेमिनी, धान, मक्का, गेहूं पोएसी कुल में आएंगे। पोएसी का दूसरा नाम होगा ग्रेमिनी। फेबेसी में लेग्यूमिनेसी प्लांट जितने भी होते हैं वो सारे फेबेसी में आएंगे। जितनी भी सब्जियों वाले पादप होते हैं वो सोलेनेसी में आएंगे, जैसे आलू और टमाटर। ठीक है। और ब्रेसी खेसी या कुर्सी फेरी में कौन आएगा? सरसों आएगी। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो भी मुख्य क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऑप्शंस बहुत कम बनते हैं उनको मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। क्वेश्चन आता है कि बिंदु स्त्राव का कारण। याद रखना, बिंदु स्त्रावण, बिंदु स्त्रावण का कारण। याद रखना, बिंदु स्त्रावण का कारण। डायरेक्ट आंसर याद रखना, मूल दाब, रूट प्रेशर। मूल दाब के कारण बिंदु स्त्राव होता है। बिंदु स्त्राव सबसे ज्यादा कब देखा जाता है? सर्वाधिक कब देखा जाता है? अर्ली द मॉर्निंग। याद रखना, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में बिंदु स्त्राव सबसे ज्यादा देखा जाता है। 3 to 5 AM इस समय बिंदु स्त्राव सबसे ज्यादा देखा जाता है। बिंदु स्त्राव में जो जल होता है उसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। याद रखना, उस पानी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बिंदु स्त्राव से जिस जल की हानि होती है, उस जो जल बूंदों के रूप में गिरता है उस जल में न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। और बिंदु स्त्राव अर्ली द मॉर्निंग सबसे ज्यादा देखा जाता है। यह होता भी उसी समय है। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच बिंदु स्त्राव सबसे ज्यादा होगा। और बिंदु स्त्राव का जो कारण होता है ना, वो होता है मूलदाब। एक बात और याद रखना, बिंदु स्त्राव में जिस जल का बूंद के रूप में हानि होगी वो जल कैसा होगा? प्योर। याद रखना, वो जल शुद्ध होगा। जिस जल की हानि बिंदु स्त्राव के द्वारा होगी मूलदाब। बिंदु स्त्राव में जो जल होगा वो शुद्ध होगा। और बिंदु स्त्राव में न्यूट्रिएंट्स होते हैं या अर्ली द मॉर्निंग होगा। और बिंदु स्त्राव सबसे ज्यादा प्योर जल इसमें स्त्रावित होगा।
अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रायोफाइटा का पादप काय होगा। याद रखना, ब्रायोफाइटा का पादप काय होगा। चार ऑप्शन आएंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, अगुणित, इसको n द्वारा दर्शाएंगे, इसको 2n के द्वारा दर्शाएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगुणित, द्विगुणित, एक व दोनों या दूसरे वाला। याद रखना, ब्रायोफाइटा का पादप काय हैप्लॉइड या अगुणित होगा। मुख्य पादप का इसका अगुणित या हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसका पादप काय बीजाणुद्भिद होगा या युग्मकोद्भिद। याद रखना, इसका पादप काय युग्मकोद्भिद होगा। याद रखना बच्चों, ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप काय युग्मकोद्भिद हैप्लॉइड होगा। क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफाइटा का ऐसा पहला पादप काय या पहली कोशिका जो डिप्लॉइड होगी, युग्मनज। ब्रायोफाइटा में जो युग्मनज बनेंगे वो ब्रायोफाइटा की पहली कोशिका होगी जो क्या होगी, डिप्लॉइड। याद रखना, ब्रायोफाइटा का पादप का युग्मकोद्भिद, ब्रायोफाइटा का जो पहला द्विगुणित कोशिका होती है वो होती है युग्मनज। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये बायोटेक्नोलॉजी में से आया है। याद रखना, पादप उत्तक संवर्धन में कीटाणुहीन वातावरण प्राप्त कौन सी तकनीक के द्वारा होगा। चार ऑप्शन आएंगे, लेमिनार एयर, ऑटोक्लेव, सेंट्रीफ्यूज या सभी। तो याद रखना, पादप उत्तक संवर्धन में कीटाणुहीन वातावरण प्राप्त करने के लिए लेमिनर एयर फ्लो टेक्नोलॉजी का यूज होगा। याद रखना, लेमिनर एयर टेक्नोलॉजी का उपयोग पादप उत्तक संवर्धन में कीटाणुहीन वातावरण प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। बात आती है कि ऑटोक्लेव होता है। देखिए, ऑटोक्लेव में क्या होता है कि इसमें हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, जो अपन टिश्यू कल्चर में बेसिकली यूज करते हैं। ऑटोक्लेव कैसा होता है आकृति में। क्वेश्चन बनता है कि ऑटोक्लेव की आकृति कैसी होगी। याद रखना, ऑटोक्लेव की आकृति बेलनाकार होगी। ऑटोक्लेव होगा वो बेलनाकार होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव का काम क्या होता है। पादप उत्तक संवर्धन में ऑटोक्लेव क्या करता है, निर्जलीकरण का काम करता है। निर्जलीकरण का काम करेगा। याद रखना, आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, बहुत बार पूछा है कि यंत्र चालन की इकाई होती है यूनिट ऑफ मैकेनिकल। याद रखना, सेंट्रीफ्यूज को यंत्र चालन इकाई बोला जाता है। याद रखना, सेंट्रीफ्यूज को यंत्र चालन इकाई के नाम से जाना जाता है। दोबारा बता रहा हूं,
पादप उत्तक संवर्धन में कीटाणुहीन वातावरण लेमिनर एयर के द्वारा प्राप्त होगा। यंत्र चालन की इकाई सेंट्रीफ्यूज को बोला जाता है। ऑटोक्लेव बेलनाकार होता है, जीवाणु के निर्जलीकरण में सहायक होता है। अब पढ़ेंगे अपन अंतिम क्वेश्चन 15। यह अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, वो अपन अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। ये उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन तो बढ़िया समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तैयार हो 15 पढ़ने के लिए? क्वेश्चन नंबर 15 आपका अंतिम क्वेश्चन होगा। अंतिम क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन के नजरिए से बताऊंगा जिसमें आपके कोशिका में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन है, कोशिका का मैनेजर। कोशिका का मैनेजर किसको बोला जाता है? याद रखना, कोशिका का मैनेजर केंद्रक को बोला जाता है। याद रखना, कोशिका का मैनेजर केंद्रक को बोला जाता है। सबसे पहला केंद्रक में से क्या क्वेश्चन बनता है? केंद्रक की खोज। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। दूसरा आएगा, कोशिका का सबसे बड़ा अंग है केंद्रक। कोशिका का सबसे बड़ा भाग। याद रखना, कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? केंद्रक होता है। कोशिका का मैनेजर केंद्रक होता है। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब बात आती है कि केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है। याद रखना, केंद्रक में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाएंगे। डीएनए व आरएनए दोनों पाए जाएंगे। एक बात और याद रखना, कोशिका का मस्तिष्क भी बोला जाता है इसको। कोशिका का मस्तिष्क। याद रखना, कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को बोला जाता है, क्योंकि कोशिका के जितने भी काम होते हैं वो सारे केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह आपके केंद्रक में से क्वेश्चंस बनते हैं। याद रखना, इसके अलावा इसमें इन दोनों को क्या बोला जाता है? न्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है। इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स ने बढ़िया तरीके से लेक्चर लिया होगा। एक बार फिर कह रहा हूं, जितने भी कंसेप्ट समझाए हैं वो ढंग से समझोगे तब तो आप, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां आप सिलेक्शन दे सको। देखो मैं फिर बता रहा हूं, रेगुलर तैयारी करोगे कोई यूनिवर्सिटी आपसे दूर नहीं है। रेगुलर तैयारी नहीं करोगे तो यूनिवर्सिटी आपका सपना ही रह जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि 5% बंदे ही यूनिवर्सिटी को पास कर पाते हैं या सिलेक्शन दे पाते हैं। बाकी बंदे नॉर्मल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ही दे पाते हैं। आपके हाथ में है, कंसेप्ट समझ के खास बनना है या रट के आम बनना है। आम मतलब वो खाने वाला नहीं, आम आदमी की तरह लाइफ जीनी है या कुछ अलग करना है। कुछ अलग करना है तो फिर कहूँगा 12th के बाद ही अपना करियर डिसाइड कर लो। दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा करने से नहीं रोक सकती। और यदि कुछ छोटा करने के चक्कर में और नॉर्मल लाइफ जीना या लाइफ काटना चाहते हो तो एक छोटी सी यूनिवर्सिटी पकड़ लो और वहां चला जाओ बस।
मेहनत करने की हिम्मत नहीं है तो मत करो, मेहनत करो तो जान लगा के करो, क्योंकि आज का टाइम पूरा कंपटीशन का है। जिसने जान लगा के तैयारी की उसका सिलेक्शन पक्का है, अन्यथा आप भीड़ में खो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपन मिलेंगे अब अगली क्लास में।